Assalamualaikum everyone. I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to cover another poem, That Morning by Ted Hughes. I have already covered one of his famous poem, The Thought Fox. Before formally starting this poem, let me give you a brief intro of the poet and the poem. Ted Hughes is famous for using animal imagery in his poems. Ted Hughes की कोई भी poem without animal imagery नहीं होगी. इसी वजह से टेड ह्यूज को फादर ऑफ एनिमल्स भी कहा जाता है. ये अपनी पोएम्स में किसी स्पेसिफिक एनिमल को लेकर उसकी क्वालिटीज को एक्सप्लेन करते हैं और फिर उन क्वालिटीज को अपने सेंट्रल मैसेज या मेन आइडिया से लिंक करते हैं. इस तरह ये अपनी पोएट्री में अपना मैसेज और इसके साथ साथ एनिमल्स की क्वालिटीज को भी प्रेजेंट करते हैं ड्यू टू हिज लव for animals. So that was the brief intro of the poet that was required to know before getting into our today's poem. In this poem, That Morning, Ted Hughes shares his experience on a river with his son, where they saw beautiful salmons and got trapped in salmon's divine beauty and spirituality. टेड ह्यूज सैल्मन्स की ब्यूटी और क्वालिटीज़ को इस पोएम में प्रेजेंट करते हैं और फिर उन क्वालिटीज़ को अपने मेन मैसेज और आइडिया के साथ लिंक करते हैं. These things will get more clearer when we will complete this video. So let's just start our video. Stanza number 1. We came where the salmons were so many, so steady, so spaced, so far aimed on their inner map, England could add. इस स्टैंजा में टेड ह्यूज कहता है कि हम उस जगह आए, टेड ह्यूज और उसका सन, जहां सालमन्स बहुत ज़्यादा थे. सालमन्स बहुत ज़्यादा स्टेडी, स्पेस्ड, फार एम्ड थे ऑन देयर इनर मैप. टेड ह्यूज ने बहुत ही कंसाइज और इम्पैक्टफुल लैंग्वेज को यूज़ किया है सालमन्स की पर्पसफुल मूवमेंट को शो करने के लिए. सालमन्स आर स्टेडी. सालमन्स बहुत स्टेबल और कंसिस्टेंट तरीके से मूव करते हैं. सिमिलरली सालमन्स आर सो स्पेस्ड, यानी कि सालमन्स जो कि क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा हैं, हारमोनियस और नेचुरल ऑर्डर के साथ मूव करती हैं. हैज़र्डली मूव नहीं करती जैसे कि इंसान करते हैं. सालमन्स के दरमियान स्पेस है, स्टेबल है और फार एम्ड है, यानी इन सब सालमन्स का एक पर्पस है, एक एम है. ऐसा नहीं है कि बस मूव और माइग्रेट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह. ऑन देयर इनर मैप मीन्स सालमन्स इंट्रिंसिक सेंस ऑफ डायरेक्शन दैट गाइड्स देम. सालमन्स में ये क्वालिटी है कि इनको डायरेक्शन की सेंस होती है, जिसकी वजह से वो मूव करती हैं विद अ पर्पस एंड एम. उनकी इस एबिलिटी की वजह से वो इजीली डिसीजन लेती हैं कि हमें किस जगह जाना है, किस डायरेक्शन में मूव करना है. ऑन अ सरफेस लेवल अगर हम इस स्टैंजा को देखें तो इसमें सालमन्स की मूवमेंट को डिस्क्राइब किया है, बट ऑन अ डीपर लेवल वी कैन कंपेयर दिस बिहेवियर ऑफ सालमन्स विद ह्यूमंस. यानी कि ह्यूमंस कैसे बिहेव करते हैं सोशल गैदरिंग्स में. जैसे कि आपने शादी में देखा होगा कि जब खाना खुलता है तो लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं. So basically in this stanza, Ted Hughes has tried to draw a comparison between Salmon's movement with humans or humans' movement with salmons. England could add, this line is linked with the next stanza. इसके बाद stanza number 2 में poet कहता है, England could add only the sooty twilight of South Yorkshire, hung with the drumming drift of Lancasters. इस स्टैंजा में टेड ह्यूज कहता है कि इंग्लैंड सिर्फ सूटी ट्विलाइट ऑफ साउथ यॉर्कशायर ऐड कर सकता है इन्वायरमेंट में, और लैनकास्टर्स की ड्रीमिंग ड्रिफ्ट की आवाज़ जब तक कि दुनिया उल्ट पुल्ट ना हो जाए. इंग्लैंड का एरिया साउथ यॉर्कशायर इज़ फेमस फॉर इट्स कोल माइनिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज. इसलिए इस स्टैंजा में कहा है कि ये इंग्लैंड सिर्फ साउथ यॉर्कशायर की ब्लैक स्मोक को ही ट्विलाइट यानी शाम के वक्त जब हाफ रोशनी और हाफ अंधेरा होता है तो इंग्लैंड सिर्फ ब्लैक स्मोक ही ऐड कर सकता है. द वर्ड सूटी सजेस्ट डार्कनेस एंड पोल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. यहाँ ट्विलाइट सिंबलाइजेस करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के डिक्लाइन को वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से.
So it represents harder times or shadow of war. Lancaster is a reference to aircraft that was extensively used in World War II. इस स्टैंजा में आसमान में लैनकेस्टर है और ये भी वर्ल्ड वार 2 को सिंबलाइज करता है. ओके, तो इन दो स्टैंजा में, स्टैंजा नंबर 1 एंड स्टैंजा नंबर 2 में क्या शो किया है? टेड ह्यूज एक बीच पर है, एक रिवर के पास है और साल्मन्स को देख रहा है. यानी कि स्टैंजा नंबर 1 इज ऑल अबाउट नेचुरल ब्यूटी. उसके बाद स्टैंजा नंबर 2 में फिर रियल वर्ल्ड का बताया है जो डिस्ट्रॉय हो रहा है ह्यूमन वॉर्स की वजह से. टेड ह्यूज एक नेचुरल सीन एंजॉय कर रहा था, लेकिन बाद में आसमान पर स्मोक और लैनकास्टर की आवाज़ सुनाई देती है. तो इस तरह नेचुरल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में कंट्रास्ट प्रेजेंट किया है कि वो साल्मन्स कैसे हैं विद ईच अदर एंड वी ह्यूमंस आर किलिंग ईच अदर. और इसके साथ साथ कैसे इंसान नेचुरल ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जैसे ब्लैक स्मोक से स्काई की ब्यूटी डिस्ट्रॉय हो रही है और सोसाइटी से पीस ख़त्म हो रहा है, जो कि लैनकास्टर की आवाज़ डिपिक्ट करती है. इसके बाद स्टैंजा नंबर 3 में पोइट कहता है, Solomon to stand there in a pollen light, waist deep in wild salmon swing mast, as from the hand of God, there the body. यहाँ पॉइंट कहता है कि वो सॉल्मन्स के पास खड़ा है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि वो एक पोलन लाइट में है जो इन सॉल्मन से निकल रही है. सॉल्मन्स इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में है कि पोलन लाइट इमिट हो रही है उन सब सॉल्मन से. तो जो वो सब सॉल्मन्स इकट्ठी हैं तो वे एक ऐसा इफेक्ट आता है कि जैसे कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोशनी है. पोइट इज़ वेस्ट डीप यानी फुली इमर्स्ड है इस ब्यूटीफुल सीन में. स्पीकर खुद को फिजिकली उन सॉल्मन्स के अंदर फील कर रहा है. ऐसा नहीं है कि वो बस दूर से ये सब देख रहा है, बल्कि वो सब फिजिकली फील कर रहा है. वाइल्ड सैल्मन्स मीन्स अनटेम्ड एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड, जो ह्यूमंस के कंट्रोल में नहीं होती. एज फ्रॉम द हैंड टू गॉड, दिस लाइन elevates the scene from natural beauty to spirituality and divine level. यानी कि साल्मन्स के इस इंस्पायरिंग और मैजेस्टिक ब्यूटी से गॉड की हायर पावर का पता चलता है. किस तरह गॉड ने इस ब्यूटीफुल क्रिएचर को बनाया है और किस तरह से ये साल्मन्स मूव करती हैं इतने पर्पस के साथ. तो ये सब क्या शो करता है? गॉड की हायर पावर को शो करता है. Again, the line there the body is the part of the next stanza. इसके बाद टेड ह्यूज स्टैंजा नंबर 4 में कहता है, there the body separated golden and imperishable from its doubting thought, a spirit beacon lit by the power of the salmon. टेड ह्यूज इन लाइन्स में कहता है, there is the body separated. दिस शोज द रियलाइजेशन जब फील होता है कि स्पीकर की बॉडी और सोल सेपरेट हो गई है. सोल सेपरेट होकर गोल्ड और इम्पेरिशेबल वर्ल्ड ऑफ सॉल्मन्स में चली गई है. इम्पेरिशेबल मतलब इमोर्टल, कभी ख़त्म ना होने वाला. यहाँ टेड ह्यूज ने जॉन कीट्स की तरह नेगेटिव कैपेबिलिटी को यूज़ किया है और ख़ुद को ट्रांसेंड और ट्रांसफॉर्म कर लिया है इन द वर्ल्ड ऑफ सॉल्मन्स. और सॉल्मन्स की पावर से एक बीकन ऑफ स्पिरिट आई जो उसको सॉल्मन्स की दुनिया में ले गई. डेट केम ऑन एंड केप्ट ऑन कमिंग एज इफ वी फ्लू स्लोली, देयर फॉर्मेशंस लिफ्टिंग अस टुवर्ड सम डेजल ऑफ ब्लेसिंग. ये स्टैंजा लिंक्ड है स्टैंजा नंबर 4 के साथ. इन लाइंस में फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया है कि स्पिरिट ऑफ बीकन जो सॉल्मन्स की पावर से आ रही थी वो आती गई और उसको सॉल्मन्स के इम्पेरिशेबल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले गई. ऐसे जैसे हम आहिस्ता आहिस्ता उड़ रहे हैं, यहाँ वी वर्ड शोज द नेगेटिव कैपेबिलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन और देयर फॉर्मेशन लिफ्टिंग अस टुवर्ड्स सम डेजल ऑफ ब्लेसिंग. सॉल्मन्स की फॉर्मेशन यानी अरेंजमेंट पैटर्न से एक लिफ्टिंग इफेक्ट आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये हमें एक इम्पेरिशेबल डिवाइन
स्पिरिचुअल और प्रॉब्लम फ्री वर्ल्ड में ले जा रहे हैं। इसके बाद पॉइंट कहता है वन रॉन्ग थॉट माइट डार्कन एज इफ द फॉलन वर्ल्ड एंड सॉलमन वर ओवर एज इफ दीज वर द इम्पेरिशेबल फिश। इसके बाद पोएट कहता है कि एक गलत थॉट इसके सॉलमन्स के वर्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है और वापस रियल वर्ल्ड जहां प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस है वहां लेकर जा सकता है। एक रॉन्ग, जैसे कि एडम और ईव ने एक मिस्टेक की और रॉन्ग थॉट की वजह से वो फॉलन वर्ल्ड में आ गए, यानी एक स्पिरिचुअल और डिवाइन जगह से रियल वर्ल्ड में आ गए जहाँ बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। यानी इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्पीकर एक छोटे से नेगेटिव थॉट को भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके बाद पोएट कहता है एज इफ दीज वर द इम्पेरिशेबल फिश, जो कि स्टैंजा नंबर 6 का पार्ट है। उसके बाद कहता है डेड हैड लेट द वर्ड पास अवे। इन लाइन्स में सॉलमन्स को इमोर्टल कंसिडर किया है और वर्ड को मोर्टर और वर्ल्ड को एक मोर्टल यानी कि ख़त्म होने वाली जगह कंसिडर किया है। वर्ल्ड एक दिन ख़त्म हो जाएगा लेकिन सॉलमन्स यानी कि नेचर बाकी रहेगी। इसके बाद स्टैंजा नंबर 8 में कहता है देयर इन अ मेव लाइट ऑफ ड्रिफ्टेड लुपिन्स दे हंग इन अ कर्व्ड हैंड्स ऑफ माउंटेन्स। इस स्टैंजा में एक ब्यूटीफुल सीन को प्रेजेंट किया है। मेव लाइट मीन्स सॉफ्ट एंड जेंटल लाइट एट द टाइम ऑफ dawn or dusk, and lupins are the flowers that add more beauty in the scene. और सालमन्स कप्ड हैंड्स ऑफ माउंटेन्स में है, यानी ऐसा माउंटेन जो एक कप की शेप का हो और उसमें सालमन्स हों, इसके साथ मेव लाइट हो और आसपास लुपिन फ्लावर्स हों। यहाँ माउंटेन एक प्रोटेक्टर है सालमन्स के लिए, यानी कि नेचर कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। जैसे ये माउंटेन्स सालमन्स को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन ये वर्ड ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ह्यूमंस में वो विजडम और पावर नहीं है। मेड ऑफ टिंगलिंग एटम्स that symbolizes energy and vibrancy that shows ever moving essence of life. इसके बाद स्टैंजा नंबर 9 में पोएट कहता है It had happened then for a sigh that we were where we were. Two gold bears came down and swam like men. इसके बाद पोएट कहता है कि इट हैड हैपेंड, यानी कि एकदम से ऐसा हुआ कि जहाँ हम थे हम वहीं थे, यानी कि पोएट रियल वर्ल्ड में वापस आ गया है और वो देखता है कि दो गोल्ड बियर आती हैं और पानी में कूद जाती हैं जो इंसान की तरह स्विम करते हैं हमारे पीछे। इसके बाद वो कहता है बिसाइड अस एंड डाइव्ड लाइक चिल्ड्रन एंड स्टूड इन अ डीप वाटर एज ऑन अ थ्रोन ईटिंग पायर्स्ड सालमन्स ऑफ देयर टैलेंट्स। नेक्स्ट वो कहता है कि वो बच्चों की तरह डाइव करते हैं और पानी में ऐसे खड़े हैं जैसे कि वो अपने थ्रोन पे खड़े हों और वो अपने टैलेंट्स यानी कि दांत के साथ सालमन्स को चीर फाड़ कर खा रहे हैं। स्टैंजा नंबर 9 और स्टैंजा नंबर 10 इंसान की डिस्ट्रक्टिव और वॉयलेंटिक नेचर को शो कर रहा है कि कैसे इंसान नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। इसके साथ साथ ये दो स्टैंजा स्ट्रॉन्ग पर्सन का वीक पर्सन के ऊपर कंट्रोल को शो करता है कि कैसे पावरफुल इंसान अपनी पावर को वीक इंसान के ऊपर एक्सरसाइज करता है। इसके बाद वो कहता है सो वी फाउंड द एंड ऑफ आवर जर्नी, यानी कि हमने अपनी जर्नी को इस जगह ख़त्म किया क्योंकि अब सालमन्स वहाँ से ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ को बियर्स ने खा लिया है और कुछ वहाँ से डर के भाग गई हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर उनकी जर्नी का एंड हो गया है। इस पोएम के लास्ट स्टैंजा में टेडियोस कहते हैं सो वी स्टूड अलाइव इन द रिवर ऑफ लाइट अमंग द क्रिएचर्स ऑफ लाइट, क्रिएचर्स ऑफ लाइट। इसमें कहता है हम वहाँ खड़े थे जिंदा उस रिवर के पास जहाँ से लाइट आ रही थी और क्रिएचर ऑफ लाइट के दरमियान यानी सालमन्स। पोएट ने कुछ भी नहीं किया, जस्ट वहाँ खड़ा रहा। सो बेसिकली इस पोएम में ह्यूमंस का डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर और नेचर को शो किया है कि कैसे ह्यूमन नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। ह्यूमन इंटरफेयर करते हैं नेचर में अपनी प्रोग्रेस
एडवांसमेंट के लिए और दुनिया में डिस्ट्रक्शन और कैओस लेकर आते हैं। इसके साथ साथ कैसे पावरफुल इंसान अपनी पावर एक्सरसाइज करता है एक वीक इंसान के ऊपर, जैसे इस पोएम में बियर्स ने सॉल्मन्स को खा लिया क्योंकि वो वीक थी। इससे राइटर ने शो किया है कि पावरफुल इंसान हमेशा वीक को स्नब करता है। तो ये थी आज की पोएम। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप सबको इस पोएम की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।